जब ये किताब लिखी गई थी तब हमारा देश आज़ाद हो गया था। गोलवलकर ने सभी विचारधारात्मक जो दिशाएं थीं उनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी राय को रखा है। गोलवलकर मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, और समाजवादी व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, और अंत में जो हिंदू दर्शन की जो व्यवस्था है उसको सही कहते हैं। दूसरा, जो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था का या आज के बाजार का जो मुख्य तत्व है प्रतिस्पर्धा को उन्होंने गलत बताया है। प्रतिस्पर्धा से समाज के अंदर बहुत सारी अराजकता पैदा होती है, इसीलिए वो प्रतिस्पर्धा का विरोध करते हैं। दूसरा एक शब्द आता उन्मुक्ता। उन्मुक्ता का अर्थ होता है कि भौतिक वस्तुओं की चाह है, और कहते हैं वास्तविक सुख जो है भौतिक वस्तुओं में नहीं है, वास्तविक सुख मनुष्य के अंतःकरण में है, यानी वो अध्यात्म की बात करते हैं। और इसके लिए वो बताते हैं कि हमारे धर्म के अंदर मोक्ष का जो सिद्धांत है, 4 पुरुषार्थ हैं, इसके अंदर परम समाधान है, इस तरीके से समझाते हैं। अब प्रमुख तथ्य है जो असमानता। जब से नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार 2014 से आई, बेतहाशा असमानता बढ़ रही है। असमानता के बारे में गोलवलकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं समानता नहीं, सामंजस्य। समानता की बात नहीं करना है, सामंजस्य की बात करना है। यह कहकर के वो असमानता को समर्थन करते हैं। इस विषय पर वो अपनी किताब में 26 नंबर पेज पर लिखते हैं। मैं कुछ तथ्य जो पढ़ के सुनाता जाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। समानता नहीं वरन सामंजस्य, सदाचरण की सहता है धर्म, जो समान आंतरिक बांधों को जागृत करता है, स्वार्थपरता को संयमित करता है तथा बिना किसी बाह्य प्रभुत्व के जनता को सामंजस्य की स्थिति में एक साथ बनाए रखता है। ना तो स्वार्थपरता होगी ना अपसंचय, तथा सभी मनुष्य संपूर्ण समाज के लिए जिएंगे और कार्य करेंगे। धर्म ही मानव जीवन का विशिष्ट लक्षण है। मानव जीवन में धर्म के पूर्ण उदय से ही स्वाभाविक असमानताओं के रहते हुए भी मानव प्राणी उच्चतम सामंजस्य की अवस्था में रहने की योग्यता प्राप्त करेगा। असमानता को खत्म करने का या असमानता से समानता की ओर जाने का इस तरीके का कोई बात नहीं करते। एक अंधे और एक लंगड़े के सहयोग के समान है। लंगड़े आदमी को टांग मिल जाती है और अंधे को आँख। सहयोग की भावना असमानता की कटुता दूर कर देती है। व्यक्ति और समाज के संबंधों का हमारा दृष्टिकोण सदैव ही संघर्ष न होकर सभी व्यक्तियों में उस एक सत्य के विराजमान होने के बोध से उत्पन्न सामंजस्य और सहयोग का रहा है। व्यक्ति संगठित सामाजिक व्यक्तित्व का एक सजीव अंग है। व्यक्ति एवं समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। परिणामतः दोनों ही एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं। धर्म से जो जीवन जीने की व्यवस्था है उसी के अंदर उनको पूर्ण समाधान दिखता है। आर्थिक नीति का पक्ष है, उसके बारे में जो वो कहते हैं उसमें कहते हैं क्या न्यास भावना से काम नहीं चलेगा। ये न्यास भावना का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी का सिद्धांत है। महात्मा गांधी का जो न्यास भावना का सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं, और उसको ये कहते हैं कि हिंदू धर्म या हिंदू भावना से ये जो सिद्धांत है वो मेल खाता है। इसमें 32 नंबर पेज पर लिखते हैं, महात्मा गांधी ने इस भूमि के जीवन दर्शन एवं परंपराओं के संबंध में अपनी अवधारणा के आधार पर न्यास भावना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार मानव की उत्पादन क्षमता की प्रेरणा पंगु नहीं होती, उससे अधिकाधिक उत्पादन करने का आह्वान किया जाता है, किंतु वे स्वयं को उस सारी संपत्ति का स्वामी नहीं मानना चाहिए। वह तो अनिवार्यता समाज की होती है। समाज सेवा में इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वयं को संपत्ति का न्यासी यानी धरोहर रक्षक समझना चाहिए। गांधी जी का जो सिद्धांत था उसका ये था कि आप संपत्ति पैदा करना है, मगर जो संपत्ति आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो संपत्ति है वो आपकी नहीं है, वो समाज की है। समाज उसका मालिक है, आप केवल उसके धरोहर रक्षक हैं। ये गांधी जी का न्यास का सिद्धांत था।
यद्यपि यह दृष्टिकोण पुरातन हिंदू विचारों से मेल खाता है कि आगे चल के जब पूंजीवादी विकास हुआ तो कांग्रेस ने भी इस न्यास जो सिद्धांत है उसको नहीं स्वीकार किया, ना पूंजीपतियों ने उसको माना। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में जो कर रही है वो बिल्कुल न्यास भावना से बहुत कोसों दूर चली गई है। आगे 33 नंबर पे टॉपिक लिखते हैं संतुलन का क्षितिज। अतः हमें ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जो व्यक्तिगत अभिरुचि को जीवंत बनाए रखे और साथ ही साथ उत्पादक संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यक्ति पर अंकुश लगाने होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना संकुचित अर्थ नहीं दिया जा सकता कि जिससे आम समाज के हितों की हानि हो। संपत्ति के किंचित संचय और उपभोग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कप्ता सीमाओं में इस ढंग से मर्यादित करना होगा कि समाज के शेष लोगों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो सके तथा संपन्न व सुखी भौतिक जीवन के अवसर सभी को उपलब्ध हो सकें। यही हिंदू दृष्टि की प्रतिभा संपन्न परिलक्षित होती है जो व्यक्ति के मन को इस सामंजस्य के लिए तैयार करती है। व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं व दायित्वों की पूर्ति हेतु संपत्ति के अधिकार का आश्वासन दिया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार भी मर्यादित होना चाहिए, अर्थात सुखोपयोग को निश्चित सीमा के भीतर पूर्ण करने की स्वतंत्रता के साथ ही समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व का अनुबंध भी आवश्यक है। इस प्रकार अर्थनीति की एक मोटी रूपरेखा खींची जा सकती है जो वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति के प्रोत्साहन को बनाए रखे तथा विकेंद्रीकरण की सम्यक प्रणाली को भी सुनिश्चित कर सके। तो ये अर्थनीति पर विचार थे गोलवलकर के और महात्मा गांधी के। इन दोनों विचारों को पूरी तरीके से कांग्रेस ने, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने त्याग दिया है। और आज हम देखते हैं कि अनाप शनाप पैसा, पूंजीपतियों के पास अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हो रहा है और ये पैसा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इकट्ठा करवा रही। अडानी और अंबानी इसके उदाहरण हैं, बाबा रामदेव इसका उदाहरण है। हमारे देश के जो बाबा बैरागी है जिनके अनाप शनाप संपत्ति है, बड़े बड़े मंदिरों जिनके हजारों करोड़ों रुपया की संपत्ति है, तो आज की तारीख में जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसका जिस तरीके से समाजीकरण होना, जिस तरीके से न्यास भावना का सिद्धांत है, हिंदू पद्धति से जो परिलक्षित होता है गोलवलकर का और महात्मा गांधी का, वो सब चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। श्रीमद् भागवत में नारद ने कहा है, ये भागवत का एक श्लोक लिखते हैं जिसका है, शरीर की स्थिति के लिए जितना अत्यंत आवश्यक है उतने ही पर मनुष्य का अधिकार है। जो अधिक ग्रहण करता है वह चोर है तथा दंडनीय है। अभी समझ लीजिए, इसके हिसाब से तो जितने सारे पूंजीपति हैं और भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो पैसे पे पैसे जोड़े जा रहे हैं, जितने मंदिर मस्जिद, सब नारद जी के हिसाब से तो ये सब चोर हैं और इनको अच्छी तरीके से दंड देना चाहिए। इस तरीके से साथियों ये आर्थिक पक्ष पे बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये सुनकर के आपको समझ में आया होगा। हिंदू धर्म का आर्थिक पक्ष है, उससे हिंदू धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के राजनीति के ठेकेदार, सभी तरीके के लोग पूरी तरीके से भटक चुके हैं। आगे कहते हैं कि अधिकार की बात नहीं करना, कर्तव्य की बात करो। कर्तव्य क्या है? जो आपको धर्म के आधार पर बताए गए हैं, जो धर्म की संहिताओं में बताए गए हैं, जो वर्ण व्यवस्था में बताए गए हैं, जो मनुस्मृति में बताए गए हैं, तो वो है कर्तव्य। उन कर्तव्य, इसलिए अधिकार की बात नहीं, कर्तव्यों की बात करो। 74 नंबर पेज पे जिसमें लिखते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है, वो सत्ता से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसमें लिखते हैं कहीं अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में कांग्रेस के आज के नेता बड़े ही त्यागी और देशभक्त थे। उनके ज्वलंत उदाहरणों से जनता की सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करती थी, किंतु आज उनकी क्या दशा है? उनमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सत्ता लोलुपता अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। इसलिए स्वराज्य के आगमन पर गांधी जी ने कांग्रेस को सलाह दी थी कि या तो कांग्रेस अपने को समाप्त करे या राज सत्ता से बिल्कुल दूर रखें,
किंतु उनके उन अनुयायियों के लिए जो सत्ता की लूट का स्वाद ले चुके थे, यह हितावश शिक्षा बहुत कड़वी घूंट थी। आज इसके भयंकर परिणाम हम देख रहे हैं। इन परिणामों की भयंकरता केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, अपितु संपूर्ण देश को भुगतना पड़ रही है। इस तरीके से वो कांग्रेस के लिए कहते हैं राज सत्ता के बारे में, मगर कांग्रेस का रिकॉर्ड गोलवलकर जी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। पिछले 10 साल में जिस तरीके से सत्ता के लिए उन्होंने साम दाम धन वेश पैसा, सांसदों को खरीदना, धर्म का उपयोग, झूठ बोलना, जो जो कुछ कर सकते थे, कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आरएसएस के लोगों ने। इसका ये नवा अध्याय है हमारी मातृभूमि। गोलवलकर खुद लिखते हैं हमारी मातृभूमि ये एक महान कल्पना। उसके अंदर वो मातृभूमि के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से गढ़ते हैं, उसके बारे में अध्याय है। यह है हमारी पवित्र भूमि भारत माता, जिसकी महत्ता के गीत देवताओं ने इन शब्दों में गाए हैं। यह भूमि जिसकी पूजा हमारे सभी संत महात्माओं ने मातृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि के रूप में की है। यह वास्तव में देवभूमि और मोक्ष भूमि है। इस तरीके से मातृभूमि को स्थापित करते हैं। इस तरीके से वो सभी भावों को माँ के साथ जोड़ते हैं, और माँ के साथ जोड़ने से एक बेहतर कनेक्शन बनता है हर व्यक्ति का। और आखिरी में वो लिखते हैं कि अस्तु हमारी मातृभूमि ने एक रूप से ही माता पिता गुरु तीनों का कर्तव्य हमारे प्रति पूर्ण किया है। इस तरीके से मातृभूमि की जो है पूरा जो थ्योरी है उसको पूरी तरीके से गढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा इसका चैप्टर आता है हमारी मातृभूमि वीर वृत्ति निष्ठा की आवश्यकता। मनुष्य को जिस तरीके से ज़रूरत होती है, जो उसकी ज़रूरत पूरी करता है, उसको उसकी भावना उससे माँ के रूप में होती है। अब इसके आगे का जो टॉपिक आता है कि सक्रिय भक्ति चाहिए। गोलवलकर ने 2 तरीके की भक्तियों का जिक्र किया है, एक सक्रिय भक्ति, वो एक निष्क्रिय भक्ति। वही 2 थ्योरी हैं जिनसे नौजवान युवाओं को वो लड़ने, लड़ाने, मरने, मारने के लिए तैयार करते हैं। 93 पेज से शुरू होता है। सक्रिय भक्ति चाहिए, अतएव हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अपने देश के प्रति अति उच्च विकसित दिव्य मातृभावना को जागृत बनाए रखें। अब हम विचार करें कि हमें इसके प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है। इसके 2 मार्ग हैं। एक तो औपचारिक है, जिसमें पुष्प, आरती, स्तुति, प्रार्थना आदि से पूजन होता है। लोग धार्मिक भक्ति भावना से आज भी ऐसा करते हैं। वे संपूर्ण देश में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, धार्मिक विधि विधानों का अनुसरण करते हैं, स्तुति अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं या विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, किंतु वे यह सब कुछ व्यक्तिगत धर्म पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। यह एक प्रकार से भक्ति का निष्क्रिय रूप है। जो ये सब करते हैं, जिसको हम धर्म पुण्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं करता है, इस पूरी भक्ति को सावरकर निष्क्रिय भक्ति बोलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी खुद के लिए, अपने लिए, अपने जीवन की मुक्ति के लिए करता है, इसलिए इस भक्ति को वो निष्क्रिय भक्ति बोलते हैं। दूसरा भक्ति का सक्रिय स्वरूप है। व्यवहारिक राष्ट्रीय जीवन में इस मातृभूमि के प्रत्येक कण में स्वतंत्र और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना की अभिव्यक्ति, इसको कहा गया ये सक्रिय भक्ति। इस ठोस वास्तविक संसार में इस सक्रिय अभिव्यक्ति का महत्व है। इस प्रकार की भक्ति में दैदीप्यमान हृदय अपने भक्ति भाजन मात्र देश के प्रति छोटी से छोटी अवज्ञा भी सहन नहीं कर सकता। वह भीम रूप धारण कर तब तक चैन नहीं लेता जब तक उस अपमान के लिए उत्तरदायी आक्रमण तत्वों का ऐसा उच्छेद नहीं कर देता कि वे पुनः दूसरी बार इस प्रकार का पाप न कर सकें। भूतकाल में किए हुए सभी
अपमानों एवं अवमाननाओं को मिटाने के लिए एक दैवीय असंतोष की अग्नि उसके हृदय में सतत जलती रहती है। ये पूरा तथ्य जिसको समझना वो इसके अंदर सब कुछ है। सक्रिय भक्ति के अंदर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, उसके दिमाग में क्या डालना चाहते हैं, उसके दिमाग में किस तरीके की ज्वाला धतकानी है, वो किस तरीके की ज्वाला धतकानी से किस तरीके के लोगों को मतलब संपूर्ण नष्ट करवाना है, यानी कुछ भी करने के लिए उसको तैयार कराना है। इस तरीके से साथियों वो सक्रिय भक्ति और निष्क्रिय भक्ति के बारे में बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ये, जो आरएसएस के लोग जिनको तैयार करते युवाओं का, उसका ये मूल विचारधारा है, जिसको गोलवलकर ने अपनी इस किताब के अंदर मातृभूमि की पहले थ्योरी को पैदा किया। मातृभूमि की थ्योरी से किस तरीके से मातृभूमि के लिए अर्पित हो जाना है, स्वनिछावर हो जाना है, अपने आप को अर्पित कर देना है, इस भावना को पैदा करने के लिए सक्रिय भक्ति के स्वरूप को पैदा किया। तो ये वैचारिक तथ्य हैं जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और वो आह्वान करते हैं कि जो युवा हैं, जो देश की जनता है, उसके अंदर मातृभूमि की भावना को जगाना है, जो स्वस्थ पड़ी हुई उसको जगाना है। इस तरीके से साथियों ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं, मातृभूमि एक कल्पना से लेकर के मातृभूमि की वीरवृत्ति की आवश्यकता तक, इस दोनों चैप्टर में गोलवलकर बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इन सारी थ्योरियों को स्थापित करते हैं। अब साथियों कुछ वैचारिक सवाल हैं, जैसे भाषा के ऊपर है। इन्होंने 114 नंबर पेज पर लिखा है कि अंग्रेजी अथवा हिंदी, इसको विस्तार से समझाते हैं और इसका नतीजा ये समझाते हैं कि अंग्रेजी ईसाइयों की भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, इसलिए अंग्रेजी का विरोध करना है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। भाषा के बारे में इसी पेज पे 114 पर लिखते हैं, संपूर्ण देश की एक भाषा की समस्या के निराकरण के लिए जब तक संस्कृत स्थान नहीं ले लेती, सुविधा हेतु हमें हिंदी को प्रधानता देनी पड़ेगी। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले दिनों में हिंदी की तरफ पूरे देश को ले जाएगा, अंग्रेजी से लोगों को दूर हटाएगा और संस्कृत भाषा को थोपने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे करेगी भाषा के रूप में। एकात्मक सरकार, इसको अच्छी तरीके से समझना है। इसका अर्थ है कि जो इनका जो सिद्धांत है आरएसएस का, एक देश, एक भाषा, एक राष्ट्र, तो ये जो एक एक का सिद्धांत है उसके अंदर एक सरकार, एक तरीके की सरकार का ये आह्वान करते हैं। इस पूरे विचार को समझना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अभी इसी को स्थापित करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। पेज नंबर 171 पर लिखते हैं, ऋणात्मक शासन प्रणाली। हम समान जीवन मूल्यों और पथनिरपेक्ष आकांक्षाओं व हितों से जुड़े एक देश, एक समाज, एक राष्ट्र वाले समुदाय हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि ऐसे राष्ट्र के सभी पहलुओं का नियंत्रण भी एकात्मक शासन व्यवस्था द्वारा ही होना चाहिए। वर्तमान संघीय ढांचा पृथकतावाद को उत्पन्न व पोषित करने वाला है। एक प्रकार से यह राष्ट्रवाद के सत्य को नकारता है, अतः विभाजक प्रवृत्ति का है। इसका उपचार परम आवश्यक है। एकात्मक सरकार की स्थापना के लिए संविधान को संशोधित किया जाना चाहिए और मार्ग के समस्त अवरोधों को समाप्त कर डालना चाहिए। क्या करने के लिए? एक तरीके की शासन व्यवस्था को बनाने के लिए। एकात्म शासन के बारे में पूरा एक टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मगर आखिरी में जो निष्कर्ष है जिसमें लिखा है टॉपिक है व्याधि का उपचार क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये 229 नंबर पेज पर है, 229। इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के संविधान से संघीय ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त व अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका घोषित करें। इसमें खंडात्मक, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए।
इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामंजस्य को उध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए। संविधान का पुनः परीक्षण एवं पुनर्लेखन हो। ये 230 नंबर पेज पे आगे लिखते हैं, हमारे वर्तमान राज्यकर्ताओं को चाहिए कि वे साहस से काम लें, वस्तु स्थिति की ओर वास्तविकता की दृष्टि से देखें, सम्मुख उपस्थित विघटन के संगठन पर चिंतन मनन करें, परिस्थितियों से अनअवगत उन लोगों के दिशा भ्रष्ट विरोध जो ऐसा विरोध करने की नीचता दिखाएं का सामना करें और सुदृढ़ता से इस वर्तमान विकृति ढांचे को एकात्म शासन में परिवर्तित कर दें। तो ये बेसिक सवाल है संविधान के ऊपर। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को इस तरीके से बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारा परिवर्तन है, ये समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, जो अभी नरेंद्र मोदी इन सारे चीज़ों को करने का वो कोशिश कर रहे हैं। वो आने वाले समय में ये सारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इन सभी तथ्यों से एक दिशा जो है वो समझ में आती है। 16वां अध्याय है जिसके अंदर आंतरिक संकट के बारे में लिखा है, जिसमें 3 चैप्टर हैं। आंतरिक संकट मुसलमान, आंतरिक संकट ईसाई और आंतरिक संकट कम्युनिस्ट। इसमें ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बात कर चुका हूँ, तो मैं अब दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ। सावरकर थे, उनके आंतरिक संकट में मुसलमान थे और ईसाई थे, कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्टों को आंतरिक संकट के रूप में जोड़ा है गोलबल्कर ने। इसके पीछे जो उनकी मानसिकता है कि ये विदेशी नस्लें हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारे देश के हिस्से ये नहीं हो सकते, और हमारे देश के अंदर जो हैं इसलिए ये सारे लोग हमारे देश के आंतरिक संकट हैं। 239 पेज पर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताते हैं। इस ध्वज का निर्माण कैसे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस ने अपने ध्वज पर समता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता यानी 3 रूप कल्पनाओं को व्यक्त कर झंडे की 3 पट्टियां बनाई थीं। इसके बाद फिर बोल रहे, फिर इसे जातियों की एकता का स्वरूप प्रकट करने का अर्थ प्रदान किया गया। भगवा रंग हिंदुओं का प्रतीक है, हरा मुसलमानों का, सफ़ेद अन्य सभी जातियों का। फिर आगे एक नई भाषा आई, जो एक नया स्पष्टीकरण सामने आया। भगवा त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक है, हरा शांति का। आगे लिखते हैं, वही ध्वज आज कुछ छोटे से परिवर्तन के साथ राज्य ध्वज के रूप में अपना लिया गया है। हमारा एक प्राचीन तथा महान राष्ट्र है जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, तथा क्या हमारा अपना कोई ध्वज नहीं था? क्या इन 60 वर्षों से हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था? निसंदेह वह था, तब हमारे दिमागों में शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों? ये सवाल उठाते हैं कि हमारा जो प्राचीन भगवा ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं हो सकता। इस तरीके से ये राष्ट्र ध्वज के बारे में बात करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब देश आज़ाद हुआ था और ये झंडा बना था आज़ादी के बाद, तो इस झंडे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जलाया था कि ये झंडा हमारा झंडा नहीं है, भगवा ध्वज ही हमारा राष्ट्रीय झंडा है। संविधान के बारे में भी इसी चैप्टर में बोलते हैं कि संविधान बहुत सारे जो संविधान हैं उनका अंश है। हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों में से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी भरकम बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम अपना कह सकें। इस तरीके से संविधान का वो विरोध करते हैं। और आगे लिखते हैं 240 पेज पे, आश्चर्य है कि स्वराज, धर्मराज तथा जीवन के लक्ष्य के साथ राज्य के लक्ष्य में संजोए जैसी कल्पना संविधान की भूमिका में देखने को नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में भारत के संविधान में भारतीय आदर्शों अथवा राजनीतिक दर्शन की कोई झलक नहीं है, जो बहुत पहले असत्य सिद्ध हो चुके हैं। वे कहते हैं कि हम समाजवाद के सिद्धांत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजकल कांग्रेसी नेता भी हाँ में हाँ मिलाने तथा यूरोपीय विचारों की गुलामी की इतनी अधिक भावना है कि एक अदना सा कांग्रेसी कार्यकर्ता समाज का समाजवादी ढांचा, लोकतांत्रिक समाजवाद और इसी प्रकार के शब्दों को इस हद तक दोहराता है। इस तरीके से सारी बातें रखते हैं और मिला जुला करके जो संविधान है इस संविधान का विरोध करते हो। संविधान को बदलने की उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये मुख्य रूप से जो मूल चीज़ें थी वो उसको मैंने आपके सामने रखा, और ये रखना इसलिए ज़रूरी था ताकि गोलवलकर की जो दिशा है उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि गोलवलकर किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं।
उन्होंने इस विचार नवनीत के अंदर बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को कह दिया है। इसमें समझने की बात यह है कि आज की तारीख में जो हमारा सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार, ये किस दिशा में जाएगा, उसका दिशा इन्हीं विचारों से बनता है। इसलिए उसकी जो दिशा बनेगी, इन्हीं विचारों की तरफ वो जा रहे हैं, जो हम इस सरकार को पिछले 10 साल के कार्यकालों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि किस तरीके से ये विचारधारा बनी है। अब मैं अपनी बात इस वीडियो में ख़त्म करता हूँ और उम्मीदें करता हूँ कि विचारधारा वाला पार्ट मैंने कवर कर दिया है पूरा। अब इस विचारधारा के आधार से पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और जो दिल्ली की सरकार है, इसने क्या क्या किया, उसका हम एक आकलन अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद से फिर मैं अलग अलग नीतियों के बारे में, अलग अलग मुद्दों के बारे में, इस सरकार के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चर्चा मैंने आपको रखी है आपके सामने, ये आपके काम आएगी, आपकी दिशा को बनाने में और समझने में आपको इसमें सहायता मिलेगी। और हमारे जितने भी वीडियो हमने लोकसभा सीरीज के बनाए हैं, आपसे अपील है कि पहले वीडियो से पूरे वीडियो को सुनें, ताकि आप सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। साथियों, हमारी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और हम किताबें लिखना निरंतर जारी है हमारा। तो जो पहली किताब हमने लिखी थी वो थी राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधाराएं, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, पांचवी किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, छठवीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें हमारी बहुत जल्दी प्रिंट होकर आने वाली है, ट्रेड यूनियन आंदोलन इतिहास और चुनौतियाँ, कृषि और किसान इतिहास और चुनौतियाँ। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन पर भी किताब हमारी आएगी। और हमारी कोशिश ये है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस लिखने का काम करेंगे। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी किताबें आपके सामने हम लेकर के आएंगे, ताकि हमारे सारे साथी जो है इन जानकारियों से अपनी चेतना का विस्तार जो है वो कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, हमारे प्ले लिस्ट पे विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कीजिए। तो साथियों, अब इस पे हमारी बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।